को हम सेंटर ऑफ मास के एक छोटे से टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है? कोलिजन। तो कोलिजन का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है ना। फिजिक्स में एक प्रॉपर सा डेफिनेशन है। क्या है कि व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू ऑक्यूपाई सेम स्पेस एट अ सेम टाइम, दिस इवेंट इज कॉल्ड कोलिजन। होता क्या है कि कोई भी एक स्पेस में, ठीक है ना, उस स्पेस को कोई दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोलिजन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझो कि हमारे पास क्या है कि एक रूम है, ठीक है ना। एक हमारे पास ये रूम है, ठीक है। और इस रूम के अंदर जो है तो इतना ही स्पेस है जितना में एक इंसान जा सकता है, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के सिंपल से बॉडी बोल लो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ये ए और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये बी, ठीक है। भाई जहां ये खड़े हैं ना वहां हो रही है बारिश। अब इन्हें बारिश से ये भीग न जाए इसलिए ए जो है वो इस तरफ से भागता है रूम में और बी जो है वो इस तरफ से भागता है रूम में। बट प्रॉब्लम ये है कि इस रूम का जो डायमेंशन है, ये साइज बोल दो या स्पेस बोल दो, वो उतना ही है जिसमें से इन दोनों में से कोई एक ही इंसान इस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। अब बारिश हो रही है तो ये भी आ गया इस रूम के अंदर। ये भाई साहब ए है, आधा एंटर कर गए। ये भाई साहब बी है, ये भी आधा एंटर कर गए, ठीक है ना। अब इनका एक पर बाहर है, एक पर रूम के अंदर है। ए का भी एक पर बाहर है, एक पर रूम के अंदर है। ये क्या हो रहा है ना कि अब आधा आधा तो दोनों का बॉडी अभी भी भीग रहा है। अब ए भी चाहेगा कि हम पूरा बॉडी को, पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करें और बी भी चाहेगा कि हम पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करें, ठीक है ना। तो इसी केस में हो जाता है कोलिजन, दोनों में हो जाता है टकराव, ठीक है। ये तो ए रहेगा वहां, ये तो बी रहेगा वहां, नहीं तो फिर आधा आधा दोनों रहेंगे, ठीक है ना। और इस पूरे के पूरे इवेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोलिजन, ठीक है ना। इस पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं? कोलिजन। बट इसमें टाइम इंटरवल था वो थोड़ा ज्यादा था, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूँ। बट जो कोलिजन का जो प्योर टाइम इंटरवल होता है ना, जो रियलिस्टिक में, ठीक है, वो टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहां देख रहे हो तुम, द टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल सुनो, एक्सीडेंट, ठीक है। हम लोग बोलते क्या है? एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। हो गया इन द सेंस कहने का मतलब कि वो हो चुका है, ठीक है ना। दिस मतलब वो जो इवेंट था वो हो चुका है, जो भी घटना थी वो घट चुकी है। हमारे मुंह से नहीं ये निकलता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई दो कार है, ठीक है ना, दो कार दोनों आपस में टकरा गई, ठीक है। ये एक कार है और ये एक कार है, ठीक है। ये दोनों कार आपस में टकरा गई, ये दोनों कार का हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या हुआ कि ये जो तुम्हारे पास तो ये बीच में जो खाली जगह बचा हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये कार इस तरफ से आ रही है और ये कार इस तरफ से आ रही है, ठीक है। दोनों जो ये खाली जगह को, इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, ठीक है, और वो भी सेम टाइम पे। तो इसी बीच में कहा जाता है कि ये दोनों सेम टाइम पे सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते, इसी में हो जाता है कोलिजन, ठीक है ना। और कोलिजन का जो टाइम इंटरवल वो इतना स्मॉल होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। हम क्या बोलते हैं कि भाई दो कार थी, टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट हो रहा है ये हमारे मुंह से नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है कि द टाइम इंटरवल ऑफ अ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी चीज नोट डाउन करने वाली ये है कि देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो हमारे कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ए हुआ हमारा, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये बी हुआ, ठीक है ना। तो ये जब कोलाइड करेंगे, ठीक है ना, जब कोलिजन होगा इनमें, तो फ्रिक्शन फोर्स है ना, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। और एक चीज और ये कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर किसी भी दो कार का एक्सीडेंट हो गया तो इस कार को, ये जो कार ए है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और ये कार बी है, तो ये दोनों का जब कोलिजन होगा तो इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो बात को। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, और कोलिजन होगा। जैसे करने का मतलब कि इस
इस ऑब्जेक्ट इस बी कार पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, सिंपली से F। या फिर ये जो हमारा एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल ये रूम वाला, इसमें भी कोई बाहर से थोड़ी नहीं, कोई बाहरी इंसान आके ये दोनों के बीच में झगड़ा थोड़ी ना करवा रहा है, ये दोनों इंसान खुद झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। बाहरी कोई फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी बाहर फोर्स एक्ट नहीं करता। तो ये कोलिजन का पूरा एक मतलब एक ब्रीफ इंट्रो हो गया, इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। और कोलिजन कहते किसको, ये पूरा का पूरा एक समझो कि एक इवेंट है, ठीक है ना। इवेंट क्या है कि एक टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। उस टाइम इंटरवल में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट, टू or more than two objects try to occupy same space at the same time, and this event is said to be a collision. Mainly there are two types of collision, ठीक है। The first one is head on collision, ठीक है, and the second one is oblique collision. ये collision के two types हैं, ठीक है ना, हम इनके बारे में बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे डिस्कस करने से पहले हम पता करते हैं कि एक इसमें एक और टर्म्स आता है, लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ कोलिजन का एक डेफिनेशन क्या है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड दे अप्लाई लार्ज कांटेक्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स वो अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो बात को। कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन वहां पे एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो दे अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर एंड द डायरेक्शन कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है। सिंपल सा ये समझो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक बी, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है सो कोलाइड कर गए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे आया और ये ऑब्जेक्ट जो है ये बी आया, ठीक है ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड कर गए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लाइन ऑफ कोलिजन, एलओसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझ लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या बोल देते हैं, इस लाइन को लाइन ऑफ कोलिजन, समझो। When two objects collide, they apply large contact force on each other. The direction along which they apply force called the line of collision. ठीक है। मान लो कि हमारा दोनों ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर है, ठीक है। इस शेप में तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे ही क्यों बना, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा जो है, ठीक है, अगर मैं ऐसे तरीके से बताता हूं तुम्हें कि ये हमारे पास जो है वो एक सर्कल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये दोनों सर्कल जो है, ये दोनों जब सर्कल टकराएंगे एक दूसरे से, समझ लो, ये जो लाइन ऑफ कोलिजन जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ये दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों के सेंटर को टच करते हुए, है कि नहीं। सर्कल का एक प्रॉपर्टी भी है। तो ये हमारा लाइन ऑफ कोलिजन जो क्या होगा, वो दोनों सर्कल को टच करते हुए जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कोलिजन, समझ लो, ये लाइन ऑफ कोलिजन एलओसी, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोलिजन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे ना कि एक्चुअली लाइन ऑफ कोलिजन कैसे कैसे हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से हो गया, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों, इसका लाइन ऑफ कोलिजन ये होगा। मान लो कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोलिजन हो रहा, ठीक है ना, ये कोई वॉल है, ठीक है, वॉल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं या फिर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन ऑफ कोलिजन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा, एलओसी। दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, कहने का मतलब कि लाइन ऑफ कोलिजन जो होगा वो हमारा, ठीक है, इस सरफेस और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसे हमारा लाइन ऑफ, ऐसे अगर हमारा कोई अगर बॉल है, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है, तो इसके लिए लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा, ये, इसे हम बोल देंगे एलओसी, लाइन ऑफ कोलिजन। कोई दिक्कत। तो लाइन ऑफ कोलिजन का अच्छा खासा यूज है, ठीक है ना। इफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख लो कि इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग along LOC then collision is head on, ठीक है। जो भी हमने ये जो टाइप पढ़ा था, मेनली हमने ये एक हेड ऑन कोलिजन पढ़ा है और ये हमने एक ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा, ठीक है। तो ये होता क्या है ना कि ये डिसाइड करते हैं हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन से। होता क्या है कि जब लाइन ऑफ कोलिजन जो है ना, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग LOC,
ये लाइन ऑफ कोलिजन, ये सिंपली से लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोल दो, ठीक है। देन द कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, समझ रहे हो। उसके बाद क्या आता है कि हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग मूव करते हैं, तो वैसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन क्या है भाई कि हमारा जो एलओसी है, आफ्टर द कोलिजन जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसी के अलोंग मूव करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट चीज है ये हेड ऑन कोलिजन, देखो क्या है, हेड ऑन कोलिजन होता क्या है कि सपोज मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है एक हमारे पास m2, कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्ट भी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है ना, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन ये दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कोलिजन हो गया, ठीक है। ये लाइन ऑफ क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन जो ये a है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, और जो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी वेलोसिटी क्या होगी b की, मान लो v2, ठीक है ना। और ये जो दोनों का जो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये मूव किधर कर रहे हैं, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है, इसी के अलोंग ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है पैरेलल डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव करे, ये फिर दोनों सेम डायरेक्शन में भी मूव करे, ठीक है ना, पैरेलल डायरेक्शन में। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग कि ऐसे टाइप ऑफ कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन, ये हमारा हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें हम v1 और v2 कैसे निकालेंगे, जब हमने ये जब फर्स्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे कोई जो एक्सटर्नल फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, जो ये दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो हमने ये फर्स्ट में पढ़ा था, ये जो लाइन थी हमारे पास कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कि ये दोनों हमारा एक सिस्टम बना, ठीक है ना, और ये दोनों पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो नहीं रहा है, तो हम सिंपल क्या है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है हमें कि व्हेन अ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इज सेट टू बी कंजर्व्ड या रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ, ठीक है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ जो हमारा जो मोमेंटम हो गया उसका सिंपल सा तरीका क्या है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। मतलब मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट इनिशियल इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, सॉरी बॉडी की जगह मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज एट फाइनल, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये सिस्टम में कौन कितने बॉडी है, m1 और m2, इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हम ले लेंगे, ठीक है। P इनिशियल हमारा कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, हम ये पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा फाइनल मोमेंटम कितना होगा बताओ, हमारा फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये P फाइनल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम बोल देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि कोलिजन जो इवेंट हो रहा है हमारे कोलिजन के दौरान कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं पूरे के पूरे सिस्टम पे, समझ लो। देखो एक और है न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन क्या बोलता है कि इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, शायद पढ़े भी होता क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से सिंपली डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ कोलिजन हमारा यहाँ पे ये हो गया,
ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सपोज मान लो कि ए जो है वो बी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इसका क्या हुआ, ये दोनों का अप्रोच हो गया, और ये जो यहाँ पे है तुम्हारे सामने, ये इनका सेपरेशन हो गया, ठीक है ना, ए और बी का, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, समझ रहे हो। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, ठीक है। इनका जो रेशियो हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सिंपली हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक ए है, ठीक है, और एक यहाँ पे बी है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u1, इसकी वेलोसिटी हमारे पास u2 आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। ये कोलिजन हो गया, ये दोनों का हेड ऑन कोलिजन हो गया, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ए की ये v1 हो गई, और बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये v2, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कहने का मतलब कि ये दोनों जो सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंस, सेपरेशन क्या हुआ, वही हो गया वेलोसिटी, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। सपोज मान लो कि v1 की वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v1 की तुम्हारे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और v2 की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं एक सिंपली एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो आफ्टर द 1 सेकंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड में इन्होंने कितना चला 10 मीटर, ठीक है, एस इज इक्वल टू वी, और इन्होंने कितना चला 1 सेकंड में 8 मीटर। तो ये दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। ये दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हुआ, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, और हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि 10 माइनस 8 इंटू 1, ये ना, इसे हम क्या बोल दिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या 10 माइनस 8 हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंटू टाइम इंटरवल, हम ये बोल दिए कि इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है, ये दोनों बॉडी जो है, दोनों बॉडी जो है वो सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा हमारे पास, बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वही होगा हमारे पास u2 माइनस u1 होगा, या u1 माइनस u2 होगा, ठीक है ना। तो अप्रोच कौन कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, u2 माइनस u1 भी हो सकता है, u1 माइनस u2 भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ ए जो है वो अप्रोच कर रहा है वो बी को, ठीक है, तो कितने देर में अप्रोच कर लेगा। सपोज अगर इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, ए की सेम एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लो ये दोनों के बीच में कितनी दूरी है, मान लो ये दोनों के बीच में 8 मीटर की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कब इसको कोलाइड करेगा, ठीक है, ये जो हमारे ये जो कोलिजन का जो टाइम है ये कब आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको अप्रोच कर रहा है, समझ रहे बात को। तो हम सिंपली बोल देंगे 10 माइनस 8 जो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया वो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम, मतलब आफ्टर द 4 सेकंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड हमारा जो ये दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिख लो कि वेलोसिटी ऑफ हमारा सेपरेशन क्या हो गया भाई, v2 माइनस v1, ये हुआ ना, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, u1 माइनस u2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो दिक्कत सिंपली से अगर सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया ये पूरा का पूरा लिखने का तरीका। मान लो कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास सेकंड है, और इससे पहले जो हमने वो थोड़ी देर पहले हमने ये करा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो ये निकाला था ये वाला, ये हमारा इक्वेशन जो ये फर्स्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि एक कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो
तो हम इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हमारे पास क्या है, ये V2 माइनस V1 जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू E इंटू E1 माइनस E इंटू U2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। और फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से था, वो हमारा कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से m1 से, ठीक है। तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बना m1 v2 माइनस m1 v1 इज इक्वल m1 e m1 u1 माइनस e m1 u2, ठीक है। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर v2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनता है, m1 प्लस m2, इक्वल साइन के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ से m1 u1 कॉमन लेते हैं, m1 u1 अगर हमारे पास यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे 1 प्लस e मिल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर हम u2 को कॉमन लेते हैं दोनों में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, m2 माइनस e m1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, v1 हमारा जो है, हमारा जो ये जो वेलोसिटी है वो v1 किसके बराबर आएगा, 1 प्लस e, ठीक है, इंटू m2 u2। ये एक तरीका है सर, ठीक है। ऐसा हमें लेंदी फॉर्म में नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि v1 और v2 को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से m1 माइनस e m2, इस पूरे को u1 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है सर कि मतलब हम यहाँ से v1 और v2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर हम इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो कोलिजन होगा हमारा, ठीक है, तो इस पूरे के पूरे कोलिजन में होता है कॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब चेंज, समझ रहे बात को, चेंज। चेंज क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा हमारा, ठीक है, और जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, ठीक है, उसमें जो हमारा मतलब जो डिफरेंस आएगा वही तो हो गया ना हमारा लॉस, है कि नहीं। तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे ऑब्जेक्ट का हाफ m2 v2 स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस इनिशियल कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना, इनिशियल फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हम लिखेंगे, ये पूरे का अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना, इस पूरे का पूरा का अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, v1 को रिप्लेस करोगे, जो हमारा जो ये जो पिछला रिजल्ट है हमारा, ठीक है, इससे अगर तुम v1 को रिप्लेस करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो v1 को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2
ठीक है, ये मतलब V1 को आप रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, V1 को रिप्लेस करना है ना, यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है, जो हमारा जो पुराना जो रिजल्ट आया था जहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करा था। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, हम सिंपल से क्या बोल सकते हैं, हाँ ये जो हमारा जो डेल्टा जो के ई हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर आया, ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया, बताओ, हाफ म्यू। म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। ठीक है ना, ये जो हमारे पास ये जो चीज दिख रहा है ना, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, इसे हम म्यू बोल देते हैं। ठीक है ना, मतलब इसे हम रिप्लेस करते हैं किससे, म्यू से। ठीक है, इनको एक हम सिंबल का फॉर्म दे दिए, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ये इसे रिड्यूस्ड मास भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई लोग, तो हाफ म्यू, ठीक है, इंटू भी रिलेटिव। ठीक है, भी रिलेटिव, रिलेटिव कैसे हो गया ये भाई, u1 माइनस u2। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट जो a था और ये एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास b पड़ा हुआ था। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी होगी, मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b वो u1 माइनस u2, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a u2 माइनस u1, है कि नहीं। तो और ये दोनों का स्क्वायर है, तो हमें साइन से कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सिंपल हमने क्या कर दिया कि v रिलेटिव होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, इसे याद रख सकते हो, ये काम की चीज है हमारे पास। ठीक है ना, क्या होगा, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और म्यू कितना, म्यू क्या है हमारे पास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना कि मान लो कि हमारे पास हमने कोलिजन पढ़ा, हमने टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ा। ठीक है ना, लेकिन कुछ एक अलग टाइप हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन का, जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और वो कोलिजन जो है सिप कोलिजन, मतलब वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक भी हो सकते हैं, नॉन इलास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो उनका एक रेंज होता है, जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हुआ, जो वो ई कहां से कहां तक वेरी करेगा। ठीक है ना भाई, है कि नहीं, तो वही है कि डिपेंड अपॉन द ई हम जो कोलिजन हो गया, जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रहता है वो ई इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन, देखो E इज इक्वल टू 1। ठीक है, और E का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, है कि नहीं। अगर इसे हम ये करेंगे, ठीक है, तो 1 के बराबर होगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी जो हुई दोनों ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन, ठीक है, वो सेम रहेगा। ठीक है, और जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं, यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि हाफ म्यू इंटू भी रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की सेम, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जब यहाँ पे जो है हमारा u1 माइनस u2, ठीक है ना, तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहेगी। तो हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा क्या यहाँ पे, बताओ, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन
और आफ्टर द कोलिजन ये सेम रहेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो ई की जो वैल्यू मिलती है ना, हाँ, वो होती है 0 से 1 के रेंज में एक लाई करती है, ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन। तो ई जो होगा हमारा वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कहने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि E इज इक्वल टू 0, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक E इज इक्वल टू 0। अगर मान लो हमारे पास E इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो E इज इक्वल टू 0, अगर सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे 0 रख दे E के जगह पे, ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो क्या होगा, U1 E2 0, U1 E2 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 का मतलब V2 इज इक्वल टू V1, ठीक है। कोई दिक्कत, कहने का मतलब क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। और वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा हमारे पास, यहीं पे, कहाँ होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ही हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास एक ए है, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी बी है, ठीक है, और हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे सी, ठीक है। ए की मास है 2m, बी की मास है m, और सी की मास है m, ठीक है। ये बी और सी जो है ये रेस्ट में पड़े हुए, ठीक है, और ए के पास जो वेलोसिटी वो v नॉट के बराबर है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। पहला चीज क्या बोलता है हमारा, जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक करने का मतलब क्या, E इज इक्वल टू 1, बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमारा E इज इक्वल टू 1 करने का मतलब कि V2 माइनस V1, ठीक है, अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। ये कितने के बराबर होना, 1 के बराबर, कोई दिक्कत। तो V2 माइनस V1, ठीक है, मान लो आफ्टर द कोलिजन ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कोलिजन हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, U1 माइनस U2, U1 हमारे पास कितना है, V नॉट है, और U2 कितना है हमारे पास, 0 है। U2 क्योंकि U2 तो अभी रेस्ट में है ना, बी बॉडी जो है वो रेस्ट में, इज इक्वल टू 1। तो हमें यहां से क्या मिला कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है ना। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम उसका कितना है, 2m नॉट पूरे सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मान लो कि उसका वेलोसिटी जो होगी इसकी v1, 2m प्लस mv2, ठीक है ना। ये b की हो गई, ये ए की हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जो तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि मेहनत वाला काम तुम खुद करो, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v नॉट बाई 3
आफ्टर द कोलिजन v2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 4v0/3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो गए, रिजल्ट आ गया, ठीक है।